नमस्ते दोस्तों। भाई सर्दी आ चुकी है, लेकिन दिल्ली में सर्दी कम गर्मी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ कि दिल्ली में क्या लोग स्वेटर नहीं पहन रहे, ठंड नहीं है, या तो यार पॉल्यूशन से लोगों के खास के बुरे हाल हैं। लेकिन दोस्तों ये जो गर्मी आई है ना, ये पार्लियामेंट के विंटर सेशन में आ गई है। जो विंटर सेशन है वो समर सेशन ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विंटर सेशन में खूब घमासान हो रहा है, वेल में कूदे जा रहे हैं जो एमपीज हैं, बस चले तो एक दूसरे के बाल भी पकड़ लें। यहाँ किरण रिजिजू ने जबरदस्त तरीके से आज जवाब दिया। उन्होंने कहा पहले एक काम करो, चुनाव जीतो। आप लोग कोई चुनाव तो जीत नहीं पाते, कांग्रेस पर निशाना था, आप लोग कोई चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं, और उसके बाद अपना जो गुस्सा है वो पार्लियामेंट में निकालते हैं यहाँ करके। जिसके बाद तो आग बबूला हो गई रेणुका चौधरी, उन्होंने उनको नालायक तक कह दिया। अब देखिए, सोचिए जो शब्दों की गरिमा है वो तार तार हो रही है। कहती हैं रेणुका चौधरी, अरे तुम नालायक हो तो हम क्या करें। मतलब वो कह रही किरण रिजिजू को कि तुम नालायक हो तो हम क्या करें। तो रेणुका जी, लायक कौन है? वो आपकी ओर इशारा कर रहे हैं कि आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि एनडीए तो जीत रही है ना चुनाव। तो लायक और नालायक के बीच की जो डेफिनेशन है वो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई हैं, भूल गई हैं। कौन किसको नालायक कह सकता है ये तो आप खुद समझिए, लेकिन मैं तो इन सारे शब्दों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पार्लियामेंट में एक गरिमा होती है, एक सोफिस्टिकेशन होता है, वो मेंटेन होना चाहिए सबकी ओर से, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। अब आप समझिए कि एसआईआर पर सरकार को, मैंने कल भी आपसे कहा था ना कि अब देखिएगा प्रदर्शन शुरू होगा, और प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मकर द्वार जो पार्लियामेंट में है वहां पर विपक्ष आज हंगामा कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि सरकार एसआईआर पर चर्चा ही नहीं चाहती है, जबकि सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार है। किरण रिजिजू ने कहा कि भाई एक समय तय होगा ना चर्चा के लिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं अभी बताओ समय, अभी बताओ। जैसे क्लासरूम नहीं है, जैसे बच्चे जब क्लासरूम में लड़ते हैं कि ये बताओ तुमने मेरा टिफिन क्यों लिया, तुमने मेरा खाना क्यों खाया, तुमने मेरी वाटर बॉटल क्यों ली। ऐसे ही बिहेव कर रही है कांग्रेस। कहते हैं कि जब आप लगातार हारते चले जाते हैं तो हताशा होती है, और ये पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई आप अभी अगर कहते हैं कि अभी समय बताओ, ये कैसे संभव है। एक प्रोसेस के तहत काम होता है, चर्चा को हम तैयार हैं। यही बात गिरिराज सिंह ने भी कही कि सरकार लगातार चर्चा को तैयार है। अब जब विपक्ष ये चाहता था कि सरकार चर्चा करे और सरकार चर्चा को तैयार है, तो फिर इस पर हंगामे की क्या जरूरत है। अखिलेश यादव से लेकर के पूरी कांग्रेस सरकार को एसआईआर पर घेर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो इनका लोकतंत्र है वो बात में खतरे में कैसे आ जाता है। बात में हर समय इनका लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। हर बार ये लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र को बचाना है। अब आप बचाएंगे कैसे। अब आप समझिए कि जब आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो कुछ सांसद वेल में पहुंच जाते हैं, और प्रश्नकाल को फिर भी जो स्पीकर है वो जारी रखते हैं। विपक्ष 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़, ये कहां हो रहा था दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर। यानी पार्लियामेंट के बाहर भी यही हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, पार्लियामेंट के अंदर भी यही हो रहा है। अब लेकिन सवाल यह है, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन ये वोट चोर गद्दी छोड़ होगा कैसे। भाई जो वोट चोर है वो गद्दी कब छोड़ेंगे, जब जनता उनसे गद्दी लेकर किसी और को दे देगी। लेकिन जनता को तो ये लगता ही नहीं कि ये वोट चोर है। जनता को तो ये लगता है कि ये देश को सुधार करके हमारे भविष्य को आगे ले जा रहे हैं। अब यहां पर जो कांग्रेस है और विपक्ष है वो कह रहे हैं कि जो एसआईआर है वो वोट चोरी का एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है, और इसीलिए जो अब आगे की विपक्ष की स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी वोट हैं वो चोरी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ है वो इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, इसका नाम काट दो, इस जाति का नाम जोड़ दो। इससे वो इतने प्रेशर में आ चुके हैं। अब इसी बात को लेकर के आज 20 मिनट तक वेल के अंदर, क्या ये दोस्तों सही है। आप इतना पैसा अपना टैक्स में दे देते हैं, इन लोगों के सैलरी जाती है, टीए जाता है, और ये वहां जाके चिल्ला क्या रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे भाई आप में इतना दम है जिसका किरण रिजिजू ने जिक्र किया, आप चुनाव जीत जाओ ना। जनता आपको पसंद नहीं कर रही, इसका भी जिक्र आज किरण रिजिजू ने कहा कि जनता आपको पसंद नहीं करती है, आप आकर के यहां गुस्सा करते हैं, लेकिन समाधान कहां निकलेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, आप क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जाए और रिजाइन कर दे। मैं रिजाइन करता हूं क्योंकि मैंने वोट चोरी किया और गद्दी छोड़ रहा हूं। अरे वोट चोरी हुआ है ये साबित कहां हुआ है, पहले साबित तो करिए, क्योंकि जितने भी आंकड़े राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं झोल है। आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, इलेक्शन कमीशन गए नहीं, जनता के दरबार में गए, वहां उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन हम तो ये मानते ही नहीं। बिहार चुनाव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जहां पर इतिहास दर्ज कर दिया गया बीजेपी और
जेडीयू की ओर से कांग्रेस बुरी हार, आरजेडी बुरी हार, फिर भी ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अरे किस मुंह से आप कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़? भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आरजेडी आ जाए, कोई आ जाए, देश के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो पार्टी होनी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, मैं कह रही हूं ठीक है चलो आप ही की बात मान लेते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा चुनाव। अब चुनाव में अपनी स्थिति को अगर आप कमजोर करते रहेंगे तो इसका फायदा कौन उठाएगा? वोट चोर, जिनको आप कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो स्लोगन है, ये स्लोगन लोगों को तब समझ में आएगा ना जब इसका डायरेक्टली असर उन पर होगा। अखिलेश यादव कहते हैं सरकारी नौकरी चली जाएगी, आरक्षण चला जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा एसआईआर पे, सीधा वैसे ही जैसे सीएए के वक्त हमने देखा था कैसे भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश हो रही थी। यहां हर कोई आग बबूला है, ममता दीदी उधर अलग आग बबूला है, वो ममता दीदी जिन्होंने वक्फ बोर्ड को तो अपने राज्य में लागू कर लिया, बहुत अच्छा किया दीदी आपने, लेकिन एसआईआर पर अभी भी दीदी तमतमाई हुई है, कह रही है जरा बीजेपी एसआईआर हमारे पश्चिम बंगाल में लागू करके दिखाए, फिर देखो हम बीजेपी को कैसे जवाब देते हैं। लेकिन क्या मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, देखिए ये तो राजनीति है, राजनीतिक पार्टियां बयान देती रहेंगी, लेकिन दोस्तों सवाल तो ये उठता है ना कि पार्लियामेंट के अंदर दो ही पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष। सत्ता पक्ष अगर कह रहा है कि हम ठीक है, आप जो हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन हम उसके आंसर देने को तैयार हैं, विपक्ष अगर ये कह रहा है कि नहीं आंसर वो होने चाहिए जो हम सुनेंगे वरना हम उसको आंसर नहीं मानेंगे, तो क्या ये समाधान की तरफ रास्ता होगा? क्योंकि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष कह रहा है जो हमको हो पसंद वही बात करोगे, दिन को रात और रात को दिन कहोगे, लेकिन सरकार कह रही है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम करेंगे, हम बताएंगे, जो नियम के तहत है उस पर हम आगे बढ़ लेंगे। हाँ, अब ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो विपक्ष है वो साफ तौर पे ये बात कह रहा है सदन हम चलने नहीं देंगे। अब सदन नहीं चलने दोगे तो जो 14 बिल आने वाले हैं वो पास कैसे होंगे? अगर वो पास नहीं होते हैं तो इससे नुकसान किसका होगा? देश का। अगर वो पास नहीं होते हैं तो फिर से आप सदन में उन्हीं बिल को लेकर आओगे अगले पार्लियामेंट के सेशन में, तो फिर पैसा किसका जाएगा? जनता का, क्योंकि जनता के टैक्स के ही पैसे तो पूरी संसद की कार्रवाई चलती है, अलग से तो कहीं दोस्तों पैसा आता नहीं है। आपसे पैसा लिया क्यों जाता है? सरकारी काम काज हो पाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन पाए, ये इनके लिए फंडिंग कहां से होती है? टैक्स पेयर के पैसे से। अब सब कुछ ये है, जो टैक्स पेयर है वो तो एकदम ठगा हुआ सा है। यहां पर खूब हंगामा हो रहा है, खूब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। अब तो मैं देख रही हूं कि जो मंडे को वंदे मातरम पर चर्चा होनी है, 10 घंटे की ये चर्चा डिसाइड हुई है, इसमें क्या होता है? क्योंकि ये भी चर्चा का विषय था कि भाई वंदे मातरम को लेकर के चर्चा की जाए। अब वंदे मातरम को लेकर के चर्चा तो हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री खुद हिस्सा लेने वाले हैं। अब क्या ये लोग मानेंगे? मैं तो ये बोल रही हूं, क्योंकि एसआईआर पर तो ये जाने क्या क्या कह रहे हैं। एसआईआर पे कह रहे हैं कि फौरन चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड करते हुए ये अर्जेंट विषय है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू का मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि भाई ये तरीका गलत है। इस तरीके के बहुत सारे बयान आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन इससे पार्लियामेंट कैसे चलेगी मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। जो बार बार लोकतंत्र को बचाने के लिए विरोध जारी रखेंगे, अरे लोकतंत्र खतरे में कहां आया है? मैं ये पूछ रही हूं दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आता कि लोकतंत्र खतरे में है क्या? आपको लगता है? अगर खतरे में है दोस्तों तो एक ही पॉइंट से मुझे बता दो कि यार ये खतरे में है, ऐसा है इसलिए खतरे में है। भाई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है, जुडिशरी अपना काम कर रहा है, लेजिस्लेटिव अपना काम कर रहा है, फिर कहां गलत है? स्कूल कॉलेज अस्पताल सब चल रहे हैं, तो लोकतंत्र कहां खतरे में आ गया है? हर आदमी को जो कहना है वो कह रहा है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। आप खुली हवा में सांस ले रहे हो, बात अलग है, प्रदूषित हवा है। आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, आप नौकरी करके आते हैं अपने घर पे, सो जाते हैं और फिर नौकरी करने चले जाते हैं, तो लोकतंत्र कहां से खतरे में आ गया? हमको तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ही लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि इनकी पार्टी का इंटरनल लोकतंत्र भी खराब हो चुका है। तो ये वही तो नहीं बोलते कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन दोस्तों आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं, कांग्रेस पार्टी से मैं विनती करती हूं, जरा हमें भी समझा दीजिए उन 5 पॉइंट्स के जरिए कि लोकतंत्र खतरे में कैसे है। तो हम भी रोज यही वीडियो में कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। मैं समझना चाहती हूं, दिल से समझना चाहती हूं, और प्लीज एक बार मुझे समझाइएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए वंदे मातरम।